तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज जो है क्लास 10th का एग्जाम था, आईसीएसई बोर्ड। एंड टुडे विल सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ टुडेज पेपर, दैट इज 2026 पेपर। इस पेपर का मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। एंड फिर उसके बाद आई विल टेल पेपर का लेवल क्या था, वेदर इट वाज इजी, मॉडरेट और टफ। एंड फ्रॉम माय अकॉर्डिंग, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, दिस टाइम पेपर इज मॉडरेट प्लस कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्ट्स जो भी आपने पढ़े हैं क्लास 10th में, उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट्स का अप्लाइड पार्ट जो है कि क्वेश्चन पेपर में पूछा है। एक्चुअली जो काउंसिल है, दे आर जस्ट गोइंग फ्रॉम फॉर इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होगा फिर, जो भी हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। तो क्वेश्चन पेपर में भी इस बार जो डिजाइन किया गया क्वेश्चन पेपर 2026 का, वो भी कुछ इस टाइप का था। आपको कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। सो जिन स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड किया हो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा हो, देन दे कैन सॉल्व दिस पेपर इजीली। नहीं तो फिर इस पेपर को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी, कुछ क्वेश्चंस इजी हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर दे आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो वी विल सॉल्व दिस पेपर। क्वेश्चन 1, एमसीक्यू। 15 एमसीक्यू आते हैं, 15 मार्क। एंड क्वेश्चन 1 कुछ इस प्रकार था, फॉर अ बॉडी टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, देन क्या पूछा है, इट्स मोमेंटम शुड बी जीरो, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, काइनेटिक एनर्जी शुड बी जीरो, वेलोसिटी शुड बी जीरो। एंड स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट, अगर बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो क्या होता है, नेट फोर्स जो है उसका जीरो होता है। और अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या होगा फिर, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो। मास जो है आपका जीरो नहीं हो सकता है, विच इंप्लाइज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू जीरो। तो हियर इसका फर्स्ट का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो। नेक्स्ट इज, द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज। so it is very easy, and it is light to chemical, option number C। सनलाइट से लाइट एनर्जी मिलती है, जिससे क्या होता है, प्लांट जो है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो लाइट टू केमिकल, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट इज, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ टू पुलिस विद द एफर्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो किसके इक्वल होता है, एन के इक्वल होता है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू एन। और एन क्या होता है, it is equal to number of strands of tackle, or the number of sections of the string, sections of the string supporting the load। तो यहाँ पे क्या है, दो पुलिस है, दो पुलिस है, और यहाँ टू नंबर ऑफ सेक्शंस होंगे ऑफ द स्ट्रिंग के। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, इट विल बी थर्ड का बी, वेलोसिटी रेशियो विल बी 2। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ प्रॉब्लम। अब फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, जस्ट सी हियर, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। यहां पे क्या पूछ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी
विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। अब स्टूडेंट्स यहां पे क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू बी, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बट बट स्टूडेंट्स अगर आप फिगर को केयरफुली ऑब्जर्व करोगे तो क्या है यहाँ पे, ये जो एंगल है ये सरफेस के रिस्पेक्ट में दिया है, और यहाँ पे हम ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन जो भी एंगल्स है वो किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल हम कैलकुलेट करते हैं। तो हियर फर्स्ट आई विल कैलकुलेट एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये मैंने जो इससे पहले कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो उसमें मैंने ऑप्टिक्स में एंगल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो हियर अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो लाइट रे है, या सी, देखो इसका एरो, ये यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, ये वाला एंगल। ओके, तो ये वाला एंगल कैसे कैलकुलेट करोगे, आई इक्वल टू 90 - 30, तो इट विल बी 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। और फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप कैलकुलेट करोगे, ये वाला एंगल, दिस, ये वाला। अब ये कैसे कैलकुलेट करोगे, सेम 90 से माइनस करोगे, 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो हियर इट विल कम आउट टू बी 45 डिग्री। तो नाउ नेक्स्ट, अब क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए म्यू बी, इट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ये नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, ये स्पेक्ट्रम से पूछा गया था। व्हेन अ ब्लैक एंड बल्ब थर्मोमीटर, व्हेन अ ब्लैक एंड बल्ब thermometer is moved beyond the red region of the visible spectrum, there is rapid rise in temperature. This is due to the presence of, अब ये किससे होगा, फिफ्थ का, फिफ्थ का जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ए, इंफ्रारेड रेडिएशंस। फिफ्थ का ए होगा, इंफ्रारेड रेडिएशन। एंड स्टूडेंट सिक्स में क्या होगा, सिक्स में, सिक्स प्रॉब्लम इज लाइक दिस, a fast moving cyclist stops paddling on reaching a hilly track. If he continues to move with the acquired energy, then assuming no loss of energy, क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, फोर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है हिज काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स, हिज पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टाइम्स, हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, एंड द फोर्थ वन इज हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। सो स्टूडेंट्स अगर नो लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो क्या होगा, एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये, दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6, इट इज हिज टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ स्टूडेंट सेवेंथ पार्ट इज, the distance v of a virtual image found by a lens of focal length 15 centimeter never exceeds a certain finite value, then this value will be। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे कंसिडर करता हूं वर्चुअल इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस, वर्चुअल इमेज फाउंड बाय अ कन्वेक्स लेंस, देन अगर ऑब्जेक्ट को हम यहां पे प्लेस करेंगे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एफ, अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस एफ के बीच में प्लेस करते हैं तो इमेज कहां फॉर्म्ड होगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन F1 एंड
2f1, image will be found between f1 and 2f1, और ये वर्चुअल इमेज के लिए होगा बाय ए कन्वेक्स लेंस। सो हियर फोकल लेंथ हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वर्चुअल इमेज का फाउंड बाय अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, that will never exceed a certain finite value, and that value is between 15 centimeter to 30 centimeter, 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। तो ये मेरे अकॉर्डिंग जो है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो आई विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, between 15 centimeter to 30 centimeter. Now next is eighth. ये प्रॉब्लम स्कैटरिंग से पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम को घुमाया हुआ है। टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। अब रीजन में क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट देन रेड लाइट। अब स्टूडेंट्स, जो इंटेंसिटी होती है स्कैटर्ड लाइट की, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टाइनी एयर मॉलिक्यूल स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन द रेड लाइट। अब जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग क्या होगी, अधिक होगी, दैट विल स्कैटर मोर, बिकॉज इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। और यहाँ पे ब्लू लाइट और रेड लाइट की वेवलेंथ को इफ यू विल कंपेयर, देन द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज लेस देन दैट ऑफ रेड लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट विल बी मोर देन एज कंपेयर टू रेड लाइट। तो ये एजर्शन, ये जो एजर्शन है, दिस इज करेक्ट। अब रीजन में क्या पूछ रहा है, अब रीजन में दे आर आस्किंग, they have given the region, the refractive index of a medium is greater for blue light than red light. Now एक्चुअली अगर यहाँ पे देखा जाए तो रीजन भी करेक्ट है, बिकॉज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या होता है, इट इज इनवर्सली डिपेंडेंट ऑन वेवलेंथ। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ब्लू लाइट का यहाँ पे ग्रेटर है एज कंपेयर टू रेड लाइट, तो दिस रीजन इज आर इज करेक्ट। बट यहाँ पे आप सी ऑप्शन के साथ भी जा सकते हो उस प्रॉब्लम में, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी के साथ भी जा सकते हो और ऑप्शन नंबर डी के साथ भी यहां पे जा सकते हो, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिकॉज यहाँ रीजन में मेरे अकॉर्डिंग यहां देना चाहिए था, जो इंटेंसिटी है स्कैटर्ड लाइट की वो डिपेंड कर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। तो यू कैन गो विथ बोथ ऑप्शन सी एंड डी, बट काउंसिल में जो आंसर की आएगी दैट विल बी एक्यूरेट। तो मेरे अकॉर्डिंग टू, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मोर अप्रोप्रिएट जो है ऑप्शन नंबर डी है। बट जिन्होंने सी भी लगाया है, दैट इज ऑल्सो, दैट विल डिसाइड काउंसिल, काउंसिल के थ्रू कौन सी आंसर की आती है। बट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव आई विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी अपॉन बी, स्पीड पे डिपेंड करता है इनवर्सली। और स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल टू वी इक्वल टू एफ लेमडा। स्पीड जो है डायरेक्टली वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो इनवर्सली डिपेंड करेगा वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ कम रहेगी उसकी क्या रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर रहेगी। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर फॉर ब्लू लाइट, बिकॉज ब्लू लाइट की क्या है, वेवलेंथ कम है एज कंपेयर टू रेड लाइट, इसलिए उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है। तो दिस रीजन आर इज करेक्ट। बट अगर यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट देता अगर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ, तो वो मोर अप्रोप्रिएट होता। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाइन्थ। Next is, in the circuit given below, identify the lamp L1, L2, L3 or L4 whose failure would not interrupt the power supply to the other lamps। अब देखो यहाँ पे किसी एक लैंप अगर
वर्क करना अगर फेल हो जाता है, तो जस्ट हमें यह बताना है वो कौन सा लैंप है जो वर्क करना बंद कर दे, तब भी जो है पावर सप्लाई जो है इंटरप्ट ना हो। तो यहाँ पे जस्ट सी, अब देखो यहाँ पे L1 दिया हुआ है, L2 है, L3 L4 है। अब देखो L3 एंड L4 दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो सर्किट है वो क्या है, पहले L1 है, ओके, और L2 जो है इट इज इन सीरीज विथ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ L3 एंड L4। बट यहां हम स्टेप वाइज चेक करते हैं। अगर मैं यहां से L1 को बंद कर दूं, अगर L1 जो है फेल हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जो सर्किट है हमारी ब्रेक कर जाएगी, सर्किट जो है फिर वर्क नहीं करेगी यहाँ। और देखो यहाँ पे L1 जो है दैट इज इन सीरीज विथ द कॉम्बिनेशन ऑफ L2 क्या है, इट इज इन पैरेलल विथ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ L3 एंड L4। तो यहाँ पे अगर हम L1 को कर देते हैं तो फिर ये सर्किट ओपन हो जाएगी, वो सर्किट काम करना बंद कर देगी। और यहाँ पे अगर हम L2 को ऑफ कर देते हैं, अगर यहाँ पे L2 जो है फेल हो जाए, काम करना बंद कर दे, L2 को रिमूव कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पार्ट बस ओपन रहेगा, लेकिन ये पूरी सर्किट जो है वर्क करेगी, बिकॉज L2 क्या है, पैरेलल में है। तो आपने पढ़ा था पैरेलल में अगर एक अप्लायंस है, अगर वो काम करना बंद कर देता है, तब भी जो है हमारी सर्किट काम करती है, वो बंद नहीं होती है सर्किट हमारी। ओके, तो हियर द ऑप्शन विल बी L2। नाउ नेक्स्ट, अब ये 10th का क्या है, जैसे ये equal volumes of water are added to three cylindrical jars A, B, and C of same height and radii RA, RB, and RC respectively. With RB, if you will see here carefully, RB it is less than RA and RA is less than RC. If you blow air into the mouth of these jars, which tube will produce the shrillest note? अब देखो, shrillest note किस पे डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी पे। और फ्रिक्वेंसी एंड लेंथ ऑफ एयर कॉलम, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, वेर एल इज लेंथ ऑफ एयर कॉलम। तो ये स्टूडेंट्स, हम स्टेप बाय स्टेप जार्स को पहले ड्रॉ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेडियस, फिर हम देखेंगे एयर कॉलम का लेंथ जो है किस में ज्यादा वेरी कर रहा है, किस में कम वेरी कर रहा है। तो पहला है सिलेंडर बी, सबसे कम रेडियस सिलेंडर बी की है, सिलेंडर बी की रेडियस सबसे कम है। तो अगर हम वाटर ऐड करते हैं और इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वी विल ऐड इन ऑल द थ्री जार्स, तो सपोज दैट इसका वॉल्यूम जो है यहाँ तक जा रहा है, और ये क्या है, जार बी है, इसकी रेडियस आर बी है। अब अब क्या है, उससे ग्रेटर आर ए वाला का है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, दिस दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। ओके, ऐसे ही हम एयर कॉलम के लेंथ को डिफाइन करते हैं ना, डिनोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिलेंडर ए। अब देखो इसकी जो है रेडियस थोड़ी सी ग्रेटर है, इसकी रेडियस जो है बी से ग्रेटर है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम वाटर ऐड करेंगे, तो सपोज दैट वाटर का लेवल जो है कुछ यहाँ तक है, और ये जो है क्या है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम है। एंड थर्ड वाले को अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, थर्ड वाले को दिस, इफ यू विल ड्रॉ सी जार, जार नंबर सी, इसका रेडियस ग्रेटर है एज कंपेयर टू बी एंड ए, ये सी है, तो इसका अगर इक्वल वॉल्यूम वाटर ऐड करते हैं, सपोज दैट वाटर का लेवल ये है, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। नाउ स्टूडेंट्स, अब देखो, if you blow air into the mouth of these jars, which tube will produce the shrillness note? कौन सा ट्यूब जो है shrillness note जो है प्रोड्यूस करेगा? तो F जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ एयर कॉलम।
तो जिसकी लेंथ कम होगी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है अधिक होगी, और फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो क्या होगा, जो है कि श्रिलनेस नोट जो है वो मोर जो है प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व दीज थ्री जार्स, बी ए एंड सी, बी की जो लेंथ है वो क्या है, सबसे कम है, तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी सबसे अधिक होगी, और मोर जो है श्रिलनेस नोट जो है प्रोड्यूस करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट्स करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जार बी। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम फिर से आपको अप्लाई करना था कॉन्सेप्ट को, और सिंपल था। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम नंबर 11 में, अ मेटेलिक वायर इज स्ट्रेच्ड इन सच अ वे दैट इट्स न्यू लेंथ बिकम ट्वाइस द ओरिजिनल लेंथ, हाउ डज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज। अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ओके, सो इट विल रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस 11th। अब 12th पार्ट में क्या पूछ रहा है, द करेक्ट फॉर्मूला, ये भी बहुत सिंपल है, टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ टू रेसिस्टर R1 एंड R2 व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हमारे पास दो अगर रेसिस्टेंस, अगर उन दोनों को हमने पैरेलल में कंबाइन किया है, R1 + 1/R2, इनका पैरेलल कम इक्विवेलेंट कैसे अगर हम डिनोट करते हैं आरपी से, तो ये क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। अब R1 R2 का एलसीएम लोगे, R1 R2, तो ये क्या हो जाएगा, R1 + R2। अब पैरेलल अगर इक्विवेलेंट आरपी इसका केवल कैलकुलेट करो तो ये कितना आएगा, इट विल बी R1 R2 / R1 + R2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम नंबर 13। अब देखो ये राइट हैंड थंब रूल पे ये प्रॉब्लम आया हुआ है। अब देखो यहाँ पे जस्ट सी, यहाँ पे जस्ट आपको क्या है कि थोड़ा सा आपको अपने ब्रेन के यूज करना था, एंड नथिंग एल्स। प्रॉब्लम इज लाइक दिस, द डायग्राम बिलो शोज द टॉप व्यू ऑफ द वायर ए। टॉप व्यू है वायर ए का, shown by a cross carrying current into the plane of paper। अब देखो है जो जो करंट कैरी कर रही है वायर में, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, ओके, एंड विच ऑफ द कंपासेस इज करेक्टली अलाइंड विद द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग वायर। अब आपको याद होगा अगर, तो मैंने क्लास में भी पढ़ाया है, अगर वायर है और ये करंट जो है अगर फ्लो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन, अगर हम थंब को अलाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो फिंगर्स कर्ल होगी वो क्या डिनोट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो यहाँ पे देखो जस्सी, यहाँ पे जो जो करंट है ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर में है, सो इमेजिन जस्ट लाइक दिस, ओके। तो थंब को पॉइंट करोगे अगर डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो फिंगर्स को जब कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह आएगी, लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट जो है अलाइनमेंट किसकी है, ओनली वन की है, टू की नहीं है, ओके। सो हियर ओनली वन इज अलाइंड, तो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है 14th में, three substances A, B, and C of same mass are present at their respective melting points. On heating, if they melt completely in 5 minutes, 7 minutes, and 3 minutes, respectively, then which substance has the highest specific latent heat? अब ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q इक्वल टू M इंटू L, ओके, वेयर L इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब स्टूडेंट्स, ए बी एंड सी, जिनको हीट करने पे जो ज्यादा टाइम जिसमें लग रहा है कंप्लीटली मेल्ट होने में, उसकी क्या होगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे किसको टाइम ज्यादा लग रहा है, बी वाले को ज्यादा लग रहा है, 7 मिनट्स लग रहा है। तो ये सब्सटेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब लास्ट प्रॉब्लम क्या है, ए का एमसीक्यू का, एन एटम ऑफ लिथियम कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स, इट मास नंबर इज। तो मास नंबर क्या होता है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 4 विल बी इक्वल टू 7। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। तो ये सॉल्यूशन था एमसीक्यू का।
इस पूरे पेपर को मैं डिटेल में सॉल्व करूंगा. यू विल गेट डिटेल सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो जस्ट if you like my problem solving technique, then you can like, share and subscribe my YouTube channel. That's all. Thank you.